चलिए सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाला पार्ट ऑफ कोर्स अपलोडेड है, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर कंटिन्यू ही कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से याद रखिएगा बीच में हमको रोकना पड़ गया था, बट ये लेक्चर कंटिन्यू है। तो आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। कंटिन्यू है, कंटिन्यू ही देखिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम क्योंकि हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो बेसिक मैंने इसमें डिस्कस किया था आपके अंदर कि बेसिकली क्या है। अगर हम देखेंगे कि 1930 के अंदर, जी हाँ 1930 के अंदर एक इंडस्ट्रियल, अगर हम बताएंगे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया इन एस्पेक्ट्स को, आइए देखेगा क्या कह रहे हैं। द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1930 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं, मॉडल प्रोवाइड्स टू अ बैकवर्ड लुकिंग रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस एंड डज नॉट प्रोवाइड इनफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टुडे। तो क्या कह रहे हैं, एक लिमिटेशंस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, पुराना मॉडल है जो करंट में आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहां जो मैं अगर कहूं एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रॉ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से आइएगा। कहता है इट इज नॉट नेसेसरी द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन से ना कि कितना इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कितना का मतलब क्या है, मतलब डिटेल्ड, ठीक है। डिपेंड ऑन द बट द लैक ऑफ कंप्रिहेंसिव स्टोरी, मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ध्यान से कंसीडर की जाए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, याद देखिएगा। और वाले में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे क्या, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना जरूरी है। ऑलराइट, नाउ व्हिच इज वेयर द इंप्रूवमेंट्स इन द कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग आर नीडेड। तो हमें ये नहीं कि वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, comprehensive story हमें अवॉइड करना है, then we need to focus on the qualitative and quantitative aspects of the information. All right, that is very very important. जब हम लोग सक्सेस करेंगे, you know what concept of sampling there I will tell you. All right, now the investor expect the information that, अब इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है, देखो ना, वो एक्सपेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट, उसे किसके बारे में बताइए, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या है भैया, बिजनेस कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब बहुत सिंपल वर्ड में समझिएगा, अगर हम ध्यान से कहें बिजनेस मॉडल अगर हम लिखें, किस प्लेटफॉर्म पर आपने डिजाइन किया हुआ अपना बिजनेस, आप क्या यू नो व्हाट बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर डील करते हैं, ठीक है, या आपका बिजनेस जो है वो फिजिकल मोड में डील करता है, आपका बिजनेस ऑनलाइन मोड में डील करता है। तो द इन्वेस्टर ऑफ योर कंपनी शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल एंड योर कंपनी स्ट्रैटेजी, कि कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी क्या करने वाला है। स्ट्रैटेजी इज देन कम द प्लान। ऑलराइट, द फर्स्ट कंपनी फ्रेम्स द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है, एक शॉर्ट टर्म गोल्स की क्या करने वाली है, ठीक है। इंटेंजिबल फैक्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी, जैसे इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल है, सोशल है, कमिटमेंट्स। ऑलराइट, क्या कह रहे हैं, इंटेंजिबल फैक्टर्स एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स। इंटेंजिबिलिटी, अच्छा याद रखना, सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इसका इशू रहेगा। चलो आ जाओ। And impacts and the performance that affect a company value today and its ability to create value in the future. Impacts and the performance that affects company's value today and its ability to create value in the future. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी में इंट्रोड्यूस की गई है, एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है, इमीडिएट तो मार्केट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट बहुत अच्छा है, मतलब आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत होगा। हम उस एस्पेक्ट से भी देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस रिलेटेड है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम देखें पर्सनल के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सनल के पर्सपेक्टिव से भी इस बातों को समझ सकते हैं। हाँ, न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस है कि नया प्लांट स्टार्ट करने से, आज कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, उसके बाद पैसा मांगा क्यों, एक कंपनी एक नया फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, कंपनी एक नया फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, नया एक नई अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, तो उससे केस में क्या होगा, क्या अभी प्रॉब्लम आ रहा है क्या, ठीक तो है, चलिए ऑलराइट, तभी एक प्रॉब्लम, ठीक है, फोकस करो। सो क्या कह रहे हैं कि अगर हम क्या देखेंगे ध्यान से, कि अगर कर रहा है तो आज की तारीख में आप अगर नई फैक्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट्स एंड परफॉर्मेंस दैट अफेक्ट द कंपनीज वैल्यू टुडे एंड इट्स एबिलिटी टू क्रिएट द व्हाट वैल्यू इन द फ्यूचर। की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी इन द प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। डाइवर्सिटी आप आज की तारीख में क्या है, कंपनीज एक खुद ही एक तरह से मैंडेटरी कहता है कि जी विमेन डायरेक्टर होना चाहिए, बोर्ड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। टाटा एक ऐसा कंपनी राजा देखिए जिसने सबसे पहले अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले याद देखिएगा विमेन्स को इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज जनरली मैकेनिकल एस्पेक्ट्स का पर्सपेक्टिव देखें, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में यूजुअली विमेन्स नहीं होती है, बट टाटा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। मतलब ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, विमेन वेलफेयर के लिए क्या कंपनी कर रही है, एज यू नो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या कर रही है, ये भी सारे एस्पेक्ट्स हैं। की फाइनेंशियल रेशियोज, तो जनरली की फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम जनरली देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे, करंट रेशियोज को देखेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, एक्चुअली एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कहां से, कंपनी से। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर आओ,
ये वाला क्वेश्चन मैं तुमसे कह रहा था कि ऐसा बेटा नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो एक मेरे को ऑनलाइन स्टूडेंट ने बोला कि सर इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड, आई कांट बिलीव कि ऐसी बात आप पोस्ट क्यों रहे हो। हाँ, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कह रहा हूं, जब एक कंपनी सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिएगा, आपके रोल में है ये, आपको गाइड करना है, और आप अगर खुद ही आपको नहीं पता होगा अच्छे से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक है, तो सीखते हैं। जब हम बोल रहे हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वहां पर हमारा कोर फोकस क्या होगा, कंपनी की किस कंसर्न देखेंगे, सोशल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। किस कंसर्न देखेंगे, सोशल एंड एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। देखो ध्यान से देखना, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द एनुअल रिपोर्ट इज आल्सो बीइंग मेड बाय द कंपनीज। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, हाईलाइट करते चलना, आप लोगों को भी कह रहा हूं हाईलाइट करते चलना, क्योंकि हमें कोर वर्ड्स को भी सीखना है साथ में। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और future projection, award achievements, penalty imposed if any by the regulator and are appraised to the stakeholders by way of reporting। क्या क्या aspects cover करते हैं, देखो हाईलाइट करो, कंपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट करो, फ्यूचर प्रोजेक्शंस कितना करना चाह रहे हैं, अवार्ड अचीवमेंट्स, पेनल्टी इम्पोज्ड। अभी इसमें भी और डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, इसमें डिटेल में जाऊंगा। पहले तो समझो, 4 एस्पेक्ट्स को बेसिकली कवर करेगी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 4 एस्पेक्ट्स कवर करेगी। कौन से करेगी, जल्दी से ना बोलो ना एक बार जल्दी। फर्स्ट वन कंपनी परफॉर्मेंस, दूसरा फ्यूचर प्रोजेक्शन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो भी तो हम समझेंगे यहां पर ना। एंड थर्ड बोलो अवार्ड्स अचीवमेंट्स, एंड फोर्थ पेनल्टीज। ठीक है, अब देखो, it is a structured way of presenting information about one's performance. Non-financial reporting is the practice of measuring, disclosing and being accountable to internal and external stakeholders for organizational performance towards a goal of sustainable and inclusive development. Toward a goal of sustainable and inclusive development, बोलो ना, toward the किस लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का डेट में उठा के तुम चेक कर लो, सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑर्डर फॉर द कॉर्पोरेट्स, बहुत ही जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी पे ही ये चैप्टर का आगे मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात करूंगा। एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ही बता दूं आप लोगों को, बहुत जरूरी है, उसको हमें समझेंगे अच्छे से, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर। एंड प्रोबेबली आपको बता दूं, अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से घूमते, जो आपको पहले कह रहा था, इसी चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी के पार्ट से क्वेश्चन जम के पूछे गए। तो सीखेंगे अच्छे से, वही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे इसके लिए नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में। ध्यान दीजिएगा, there has been a general perception that right from the time of industrial revolution, economic development has come at the cost of environment। क्या कह रहे हैं, at the cost of environment। डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं हम, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। सारी एस्पेक्ट क्या नॉन फाइनेंशियल चलने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। और यहाँ जो हमने पहली बात समझी वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट द समवेयर एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट has brought about large scale destruction of nature. Growth process has not been inclusive due to negative देखो सुनना, एक चीज समझना क्यों कह रहे हैं यहाँ पे। कभी आप आज के डेट में देखें, हम लोग कहते हैं पॉलीबैग्स को बंद कीजिएगा, पॉलीबैग्स यूज मत कीजिएगा, क्यों, एनवायरमेंट इंपैक्ट होता है। आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या अल्टरनेट्स। आप अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात कही है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक उसके बदले 4 पेड़ तो लगाएं। ठीक है, तो मतलब आप जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अब अगर आप शैतानी करेंगे, मानेंगे नहीं, तो रेगुलेटर्स क्या करेंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, वो एयर पोल्यूशन एक्ट बनाएंगे, वो वाटर पोल्यूशन एक्ट बनाएंगे। बात पकड़ में आ रहा है। हाँ, सो ये जो एनवायरमेंटल लॉस बनते हैं, किस लिए बनते हैं एनवायरमेंटल लॉस, सोच के देखो। हाँ, किस लिए बनेंगे एनवायरमेंटल लॉस, ताकि क्या हो सके, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं सिर्फ आप ही यूटिलाइज ना करें, है ना, आने वाली जनरेशन भी उसे यूटिलाइज करे। क्या हो रहा है, चलो आओ देखते हैं। तो कहता है, ड्यू टू द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, practice of non-financial reporting started largely in response to the pressure from the non-governmental organizations, civic society, which claim that many firms lack social and environmental responsibility। और ये रियलिटी है, बहुत सारी कंपनीज जो अपनी सोशल और उनकी जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उसे फुलफिल नहीं करती है। कई ऐसे केसेस हैं यार, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स बहुत से जानते होंगे ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा क्या,
कि रिवर गंगा को लेके कितने इश्यूज, यमुना को लेके कितने इश्यूज रहे। दिल्ली वाले इसलिए नहीं कह रहे, दिल्ली वाले गंगा के किनारे एकदम बैठे हुए हैं। मैं कहने का मतलब है कि ये इश्यूज काफी हद तक सुनने में रहा है, चर्चा में रहा है, और पूरे इंडिया में ही लोगों ने बहुत से इस बात को सुना है, समझा है कि रिवर्स को लेकर कितना इंपैक्ट रहा है, गंगा की सफाई को लेकर कितना इंपैक्ट रहा है। क्यों इंडस्ट्रियल एरियाज बिल्कुल लॉक कर देगा कि हाँ जी वहां इंडस्ट्री स्टैब्लिश ही नहीं की जाएंगी, और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी बनाए गए। आपको बताओ तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो स्टैब्लिश उनके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्या कह रहे हैं यहां, ध्यान रखना क्या कि ताकि जो फर्म्स हैं, एंटिटीज हैं, अपनी सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी भी फुलफिल करें। ऑलराइट, अच्छा ये अब एक बात समझना, देखो ये बात पूरा रीड कर रहे हैं, समझना। इट एप्टिमोसेस दैट द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ इज डिपेंड ऑन मच मोर दैन द एसेट्स ऑफ इट्स बैलेंस शीट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जनरली तो हर कोई इसी पे फोकस करना चाहेगा, ठीक है। Non-financial reporting is an opportunity to communicate in an open and a transparent way with the stakeholders in their non-financial reports. Firms volunteer and overview their environmental and social impact during the previous year. Information of non-financial reports क्या आएगा? Board report आएगी, corporate social responsibility and corporate sustainability report. These are very very important. पर बताते हैं non-financial reporting, बार बार कह रहा हूँ बहुत important है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। एक भी चेक कर लेते हैं, हाँ तो रहा है, दिक्कत कहाँ है, सही तो चल रहा है। क्लियर है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान समझेगा। हम जब बोल रहे हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें मेनली 3 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट को, सीएसआर को एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग्स, ठीक है। आइए स्टार्ट विद द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको वो कंटेंट्स बताने हैं जो बेसिकली सीएसआर से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? सीएसआर से रिलेटेड है। अब सीएसआर का मतलब क्या, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना परसेंटेज किया है, ठीक है, कितना कैरी फॉरवर्ड किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में बताना है, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कैसे बताएंगे हमारी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट के अंदर तो स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर्स के रिस्पेक्टिव से कह रहे हैं, और जब डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं तो लिस्टेड एंटिटी होगी तो याद रखने वाली बात है, क्या होगा साथ में कंसीडर करना पड़ेगा, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर requirement. The company section 13 requires the board of directors of every company to attach its board report, financial statement laid down before, of course, AGM में रखेंगे। Board report is an important means of communication by the board of directors of a company with its stakeholders। यहाँ मैं फटाफट से रीड कर रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना एक बार, मुझे पता है तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई होप, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप इसको ध्यान सुनना। The board report provides the stakeholder with both financial and non-financial information, including the performance and the prospects of the company, relevant changes in the management and capital structure। अब ये सारी एस्पेक्ट्स कहाँ कवर कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखो। Board report provides what? Stakeholder financial and non-financial information, including performance of the company, prospects of the company, relevant changes in the management, कोई आया कोई गया, ठीक है, बोर्ड में चेंजेस हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है ये बताना पड़ेगा पूरा, डेट इक्विटी के रिस्पेक्टिव से, रिकमेंडेशन एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स फ्यूचर एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर द इशू ऑफ कैपिटल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आई होप बोर्ड रिपोर्ट के कंसर्न्स हमने डिस्कस किए थे, आप लोगों को पता होंगे कि ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन है, एक तरह से कहा जाए तो उसे कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पहले आया होगा प्रैक्टिकल फॉर्मेट, याद होगा, ठीक है। नहीं जिसको है वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप भी पूछ सकते हैं, सोना की तरह मना कर रहे हैं, पूछ सकते हो अभी ना, ऐसा नहीं है। एनीवेज, सो अब हम देखें कंपनी सेक्शन 13 के कह रहा है, देखो जी कंपनी सेक्शन 13 कहता है कि मैंडेट द सर्टेन डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। लिस्टेड कंपनी किसको फॉलो करेगा, लिस्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल सा बात है। नाउ सिमिलरली अ कंपनी whose securities are listed on the overseas stock exchange, it is required to comply with the additional similar requirements as may be specified as stock exchange। जो ऑफ कोर्स अगर बाहर इंटरनेशनल मार्केट में लग्जमबर्ग में तो करना पड़ेगा, बात पकड़ में आ रहा है, कहीं पर भी है मतलब इंटरनेशनल मार्केट में है और वहाँ के भी अगर नॉर्म्स है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर अ कंपनी व्हिच इज रेगुलेटेड बाय अदर लॉज में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू मेक द एडिशनल डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। जैसे बैंकिंग कंपनी है तो मानना पड़ेगा किसका, बैंकिंग कंपनी, बेटा बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। अब यहां पे कह रहा है द बोर्ड रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शुड रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर फॉर व्हिच द सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ये बात यहां पर कान खोल के सुन लीजिएगा, दोबारा इसमें गलती मत कीजिएगा क्योंकि कई बार गलती कर रहे हैं, मैं देखा हूं।
देखो समझो, जब बोर्ड रिपोर्ट पर कर रहे हैं ना प्रिपेयर, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे, मतलब कंपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे होगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे नहीं बनती। आप स्पेसिफिकली आपकी जिस कंपनी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, आपको डिटेल डिस्क्लोजर उस बेसिस पे देना है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा, बोर्ड रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, not on the consolidated financial statement and should relate to the financial year for which of course the financial statements prepared। अगर हम लोग आज एक में इस बना रहे हैं तो फिर बोर्ड रिपोर्ट भी इसी का तो बनेगा, या अलग से बनाओगे कुछ और ईयर का? फिर चलो ध्यान दो, चलिए आगे करा है। द बोर्ड रिपोर्ट शुड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है समझो, अगर कोई इंफॉर्मेशन के लिए आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, तो उस बात को वापस आप बोर्ड रेजोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप क्या बोर्ड रेजोल्यूशन में रेफरेंस दे देंगे। क्या लिखेंगे? रेफरेंस। रेफरेंस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जिसकी डिस्क्लोजर आपने स्पेसिफिकली क्या दे रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो बोर्ड रिपोर्ट में उसको रिपीटेशन नहीं करना है। If any information is mentioned elsewhere in the financial statement, a reference thereof should be given in the board report instead of the reporting the same। of course वो नहीं करेंगे, ठीक है। The board report should typically किसके की इंफॉर्मेशन देगा? अब कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक का मतलब कंपनी के बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल देना है, डिटेल पूरा नहीं करना है यहाँ पे, और एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। देखो ठीक है, हिस्ट्री बताने मत बैठ जाना पूरी कंपनी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन से बोल रहा हूँ मैं। एंड जनरल इंफॉर्मेशन, कैपिटल, डेट स्ट्रक्चर, क्रेडिट रेटिंग, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, ये सारे एस्पेक्ट्स देख जाओ तुम। मैनेजमेंट, डिस्क्लोजर रेटिंग, सब्सिडीज, डिटेल ऑफ द डिपॉजिट्स। अच्छा एक बात और है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, ये चीज ध्यान से रखिएगा। ये एस्पेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने जो रेफर की हुई है सारी जनरल कंटेंट्स हैं, मतलब जनरली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे किसमें? बोर्ड रिपोर्ट में। और मैंने तुमसे पूरा का पूरा बोर्ड प्रैक्टिकली याद कीजिएगा, प्रैक्टिकली मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप एक बार चाहें तो उसे वापस देख लीजिएगा। वापस मेरी एनर्जी, अपनी एनर्जी मत लगाइएगा, हम इसे वापस समझें यहाँ पे। बट मैं आपकी नॉलेज में एक बात डाल दूं, जो कंटेंट आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड नॉट गो, अगर ये कंपनी ने किया ही नहीं है तो ये थोड़ी ना कि जबरदस्ती इसको यूज करना है। कंटेंट अगर आपने लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है कहां पर? आपके कंटेंट्स हैं आपकी बोर्ड रिपोर्ट में, तो इट मींस आपको ब्लैंक छोड़ना है, नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखेंगे? नॉट एप्लीकेबल। बट अगर जो भी इसमें से देखा जाए, जितने भी कंटेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे कंटेंट्स अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका कंप्लायंस किया जाएगा। क्या हो रहा है? बात पकड़ में आई? चलो नहीं देखो समझो, देखो पता इसलिए होना चाहिए और तुम्हारे काम का है भाई तुम। फिर चले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 134(7)(3) क्लॉज ओ यहाँ पे कह रहा है कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अटैच्ड टू अ स्टेटमेंट लेड डाउन बिफोर अ कंपनीज रेजोल्यूशन मीटिंग रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हिच इंक्लूड डिटेल अबाउट द पॉलिसी डेवलप्ड बाय द पॉलिसी। कौन यहाँ पर रिकमेंड करता है? अगर कमिटी है तो कमिटी रिकमेंड करेगा, और वो पॉलिसी रिकमेंड करेगा। अप्रूव कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसकी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। और कौन सी कमिटी? ऑलराइट, उसके लिए पॉलिसी बनेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी and implemented by the company on the corporate social responsibility initiative taken by during the year। पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो है ना, यहाँ पूरा कंटेंट दे रखे हैं, और हमको यहाँ पे जनरली देखो एक बात देखो, जैसे ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कंपनी शेयर पॉलिसी इंक्लूडिंग द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोज टू बी अंडरटेकन इन रेफरेंस टू द, ये वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन बनती है आपके लिए। यहाँ पे ध्यान सुनना। अब आपको है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर क्या मैं पूरा फॉर्मेट बना कर आऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं करना है। आपको ये बताना है कंटेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो कंटेंट कैसे लिखेंगे? देखो जैसे आपको बताना सीएसआर पॉलिसी के बारे में, प्लस कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी अगर है, भूल गए? फिर ध्यान दो बेटा, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रिस्क्राइब सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स 2% कंसीडर करेंगे ऑफ एवरेज, द डिटेल ऑफ सीएसआर स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल अमाउंट स्पेंड, अमाउंट अनस्पेंड, मैनर इन विच। अब ये क्या क्या है यहाँ पर? देखो प्रोजेक्ट कौन सा कैरी किया हुआ, तो प्रोजेक्ट के बताना है, सेक्टर किस सेक्टर में कर रहे हैं, प्लस लोकल एरिया है या आपने कुछ। अब सारी चीजें देखो यहाँ पे जो कह रही है, फॉर्मेट नहीं बना के आना है, कंटेंट लिख के आना है। एग्जाम में थोड़ा फॉर्मेट बना के आओगे तुम बैठ के, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स कवर करनी है। जब आपको एग्जाम में लिखा जा रहा था, कोई बताना है ये कंटेंट सारे के सारे। अगर फेल हो गया तो, अगर तुमने सीएसआर पढ़ा है फिर क्यों दिक्कत कर रहे हो तुम? फिर क्यों पूछ रहे हो? रिवीजन नहीं ले रहे इन दिनों, रिवीजन करते रहिएगा। आप लोग भी याद रखिएगा इन दिनों तो रिवीजन प्रॉपरली करके रहिए, अच्छे से रहिए। टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट को भी अटेम्प्ट करते हैं साथ में, अच्छे और इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, and responsible statement of the CSR committee that implementation and monitoring of the CSR policies in compliance with the objective। कौन सा ऑब्जेक्टिव बताए थे? शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं है, और वो इंप्लीमेंट भी हो रही है। इस बात को शौकन करेगा।
डायरेक्टर लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये भी आया है 2018 के अंदर, जिसमें पूछा गया है कि बोर्ड रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स हैं रिलेटेड टू CSR, है ना, वो आपको बताने होंगे। हमको यहाँ पे डिटेल नहीं जाना है, हमें सब इतना याद रखिएगा, ये हमें पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपसे भी वो करना है, ठीक है। मैं इस पर सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लगातार याद रखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता दूँ, लगातार हम लोग कमेटी पे बातें करते आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो उसमें वापस रिपीट करना है, नहीं है तो ऑफकोर्स एक बार कॉन्टैक्ट कर लो, वापस से लिंक ले लो। उम्मीद कर रहा हूँ अभी रिसेंट हो तो मैं पढ़ाया ही है, अभी भी किसी के पास लिंक नहीं है तो फिर भगवान बचाए, लेकिन फिर भी हाँ डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ओके। अब देखो बेटा, ये टॉपिक जो है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसको ऐसे लिख दो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से एक अच्छा टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ याद रखिएगा, बता रहे हैं भी, है ना, एक मिनट, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ रखिएगा। मैं आपको बता दूं, आज का डेट में जब मैं बात कर रहा हूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए कवर कर रहा हूं, उसका रीजन है, जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बन गया, सिर्फ इंडियन लेवल पे नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे यू नो व्हाट इससे कंसीडर कर रहे हैं, और किया कब से किया जा रहा है, अब से नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को लेके। तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर जब मैं बात करूंगा, सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। आज टेक्निकल प्रॉब्लम ने वैसे ही सारा मूड खराब कर दिया है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये टॉपिक जो है इसका पूरा एक कंप्लीट सेशन हम लोग काटेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए भी इसमें याद रखिएगा पूरा कंप्लीट सेशन मिलने वाला है, बने रहेगा। थैंक यू।